हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जो कि आज पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम, जैसे कि हम लोग पहले भी बात की है कि जीपैट, नाइपर, जेई, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए गए हैं, और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपकी तैयारी में या आपकी प्रिपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट टूल साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, टॉपिक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन पार्ट 2। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, विस्कोसिटी बिल्डर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन। ऑप्शन ए कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन बी आइसोप्रोपाइल पामीटेट, ऑप्शन सी पीनट ऑयल एंड ऑप्शन डी क्लोरोब्यूटेनॉल। तो दोस्तों, विस्कोसिटी बिल्डर की जरूरत ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन में क्यों होती है, आंसर पर बाद में जाएंगे। पहले बात करेंगे कि विस्कोसिटी बिल्डर्स की जरूरत क्यों होती है। तो यदि हम बात करें कि जो आपका प्रिपरेशन होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, अगर हम बात करें कि सस्पेंशन हो या इमल्शन हो या फिर सॉल्यूशन हो, इसमें अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें कि एप्लीकेशन में ईज के लिए और प्रॉपर स्टेबिलिटी के लिए, एप्लीकेशन में ईज और प्रॉपर स्टेबिलिटी के लिए आपको ऑप्थेल्मिक फार्मुलेशन में विस्कोसिटी बिल्डर की रिक्वायरमेंट होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपका जो ऑक्यूलर रिटेंशन टाइम होता है फॉर्मुलेशन का, वो काफी कम होता है नॉर्मल फॉर्मुलेशन का, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम डोजेस फॉर्म ऑक्यूलर टिश्यू पर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, वहां पर उसका वॉश आउट होना शुरू हो जाता है, ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाती है, टेयरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमें प्रॉपर कह सकते हैं थेरेप्यूटिक बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो कह सकते हैं कि जो विस्कोसिटी बिल्डर्स होते हैं वो कांटेक्ट टाइम को, ऑक्यूलर कांटेक्ट टाइम को ड्रग के या कह सकते हैं डोजेस फॉर्म के ऑक्यूलर कांटेक्ट टाइम को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ऑक्यूलर कांटेक्ट टाइम इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली ड्रग का एक्शन प्रमोट होगा। देखते हैं यहां पर थोड़ा सा हम बताता हूं आपको। ये मान लीजिए आपकी आपकी ऑक्यूलर सरफेस है, तो नॉर्मली अगर प्रिपरेशन अप्लाई किया तो बड़ी आसानी से वॉश आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ टीयरिंग, ब्लिंकिंग, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। लेकिन यदि हमने क्या किया, यदि हमने सिंपली अगर हम देखें कि यदि हमने ऐसा फॉर्मुलेशन अप्लाई किया जो कि इसका जो कांटेक्ट टाइम को प्रमोट कर रहा है, प्रिपरेशन के कांटेक्ट टाइम को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, लंबे समय तक क्या करेगा, क्योंकि कांटेक्ट टाइम को प्रमोट करने का काम किसका होता है, विस्कोसिटी बिल्डर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर अडेरेंस होता है, अडेसिव पावर होती है। तो ये क्या करेंगे, ये आपके ऑक्यूलर टिश्यू पर अडेर होंगे और ड्रग का कांटेक्ट टाइम बढ़ाएंगे तो एक्शन प्रमोट होगा। तो यहां पर विस्कोसिटी बिल्डर के यूज करने के बहुत सारे एडवांटेज, एक तो इंप्रूव दी ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन को इंप्रूव करते हैं बाय प्रमोटिंग दी कांटेक्ट टाइम। दूसरा, इजीली एप्लीकेशन, इजी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को ईज करने के लिए प्रॉपर होनी चाहिए, देखिए बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सस्पेंशन इमल्शन के केस में स्टेबिलिटी को भी काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो सस्पेंशन इमल्शन होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर प्रॉपर विस्कोसिटी होगी तो इंटरनल फेज सेपरेट बनी रहती है। तो यहां पर अगर देखें तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो आप देख पा रहे हैं, एकमात्र ऐसा सब्सटेंसेस है जो विस्कोसिटी बिल्डर है, थिकनिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट का भी काम करता है, एमल्सिफाइंग एजेंट का भी काम करता है। तो ये क्या करेगा, आपका ये सारी प्रॉपर्टी हम इससे अचीव कर सकते हैं। तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का यूज करके हम विस्कोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन की। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। चलिए चेक करते हैं, जी यस, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लिसरीन यूज्ड इन द आई प्राइमरली। ग्लिसरीन का यूज क्या होता है आई में प्राइमरली, टू कंस्ट्रिक्ट द आई, टू डायलेट द आई, ये तो मिड्रेटिक ड्रग और माइटोटिक ड्रग के काम होते हैं, तो ये ड्रग तो होती नहीं एक तरीके से।
टू क्लियर द कॉर्नियल हेज एज अ कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशन। कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशन में ग्लिसरीन यूज नहीं किया जाता है, ग्लिसरीन कभी यूज नहीं करते कॉन्टेक्ट लेंस में, कॉन्टेक्ट लेंस में बिल्कुल नहीं। ये ड्रग का भी काम मेड्रेटिक और माइटोटिक, मतलब आपकी जो प्यूपिल रहती है उसको कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करने का भी काम नहीं करती। तो बचता क्या है आपका, एक ही वर्क बचता है, टू क्लियर द कॉर्नियल हैज। ये क्या करता है, कॉर्नियल हैज, कॉर्निया के ऊपर जो हैज आ जाती है उसको क्लीन करने, वॉश आउट करने का काम करता है। तो ग्लिसरीन का जो फंक्शन, प्राइमरली फंक्शन होगा किसमें, आई में, टू क्लियर दी कॉर्नियल हैज, कॉर्नियल हैज को क्लियर करने में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यूज्ड, which of the following is used in the ophthalmic preparation? Option A hydrogen peroxide, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटेशियम आयोडाइड और ऑप्शन डी अमोनेटेड सब्सटेंसेस। तो यहां पर अगर देखें किसको यूज करेंगे, देखिए पोटेशियम आयोडाइड तो यूज नहीं किया जाता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी नहीं यूज करते, अमोनेटेड सब्सटेंसेस भी यूज नहीं करते। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आप यूज कर सकते हो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, सिल्वर नाइट्रेट को ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूटिलाइज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। करेक्ट आंसर जी हां बी है, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अप्रोप्रिएट पीएच रेंज फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए अप्रोप्रिएट पीएच रेंज क्या होगी। तो जो प्रिपरेशन अगर हम बात करें, जो जो आपकी लैक्राइमल फ्लूइड या टीयर फ्लूइड होता है, लैक्राइमल फ्लूइड कह लें या हम कह लें टीयर फ्लूइड, हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है, टीयर फ्लूइड, इनकी पीएच 7.2 से 7.4 होती है, 7.2 से 7.4 होती है। तो जो भी प्रिपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो इस रेंज में होना चाहिए, मतलब आपकी प्रिपरेशन आइसोहाइड्रिक होनी चाहिए। प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आइसोहाइड्रिक होनी चाहिए। ओके, आइसोहाइड्रिक। तो यहां पर अगर देखें ये आपका पीएच बहुत ज्यादा हो जाएगी, इरिटेशन कॉज करेगी, ये आपकी बेसिक पीएच हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेसिक पीएच। ये अगर हम देखें ये आपकी एसिडिक पीएच हो जाएगी, एसिडिक पीएच। और ये आपकी अगर बात करें तो हाईली एसिडिक। ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो पीएच जो मैंने आपको बताया लैक्राइमल फ्लूइड की या टेयर फ्लूइड की, ये इस रेंज को कवर कर रही है, मतलब ये वाली जो रेंज है इस रेंज को कवर कर रही है, मतलब 6.5 से 8.5। थोड़ा देखिए एग्जैक्ट नहीं होगा तब भी चलेगा, एक रेंज होती है हमारे पास कि इस रेंज में कर सकते हैं, एग्जैक्ट इतना ही नहीं होना चाहिए, मतलब टॉलरेट जो रेंज होती है वो 6.5 से कम नहीं होना चाहिए आपका पीएच, और 8.5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक रेंज के हिसाब से देखें, जो आपका प्रिपरेशन है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, उसका जो पीएच जो रहेगा आपका वो कितना रहेगा, 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चेक करते हैं आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स इंक्लूड ऑल, सभी इंक्लूड है एक्सेप्ट एक को छोड़कर। देखिए चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। सॉल्यूशन फॉर इंस्टिलिंग इनटू द कंजक्टिवाइटल सैक, सॉल्यूशन फॉर लुब्रिकेटिंग कॉन्टेक्ट लेंस, सॉल्यूशन फॉर बाथिंग द आई, नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंटिंग ड्रग, नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंटिंग ड्रग। चलिए हम देखते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में आपकी जो प्रिपरेशन रहती है, बहुत सारी प्रिपरेशन जो होती है, ज्यादातर प्रिपरेशन जो स्पेशली ड्रॉप वगैरह जो होती है वो कंजक्टिवाइटल सैक में अप्लाई की जाती है। कुछ प्रिपरेशन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ऐसी होती है जो कॉन्टेक्ट लेंस की लुब्रिकेशन के लिए या कॉन्टेक्ट लेंस को कॉन्टेक्ट लेंस के प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो भी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में आती हैं। तो लुब्रिकेटिंग दी कॉन्टेक्ट लेंस, ये भी सही है। कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती है आई की क्लीनिंग के लिए या बेदिंग के लिए आप यूज करते हो, ये भी सही है। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंटिंग ड्रग ऑप्थेल्मिक में नहीं आती। वैसे तो देखा जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर ही नहीं सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके,
वो ऐसी इनबॉर्न डिसीज होती है, उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी, नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंटिंग ड्रग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऐसी कोई ड्रग नहीं आती जो नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर ले। चलिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, लैक्राइमल सीक्रेशंस, नन ऑफ दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन कहां पर अप्लाई कर रहे हो? क्या ब्लड में अप्लाई कर रहे हो या आई में अप्लाई कर रहे हो? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है। तो जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन या ऑक्यूलर प्रिपरेशन जो भी होती है वो कहां? आई साइट पर अप्लाई की जाती है, आई रीजन में अप्लाई करते हैं इनको। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी खास बात क्या रहती है कि ये जो आपकी जो प्रिपरेशन है आपकी, जो लैक्राइमल सीक्रेशन, लैक्राइमल सीक्रेशन कहां से होता है? आई से सीक्रेट आउट होता है। तो आपकी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ब्लड प्लाज्मा या ब्लड सीरम के आइसोटोनिक होंगी नहीं होंगी, काम चलेगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ब्लड में अप्लाई नहीं कर रहे हो। ब्लड में अप्लाई करते तब आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए। हमें तो आइसोटोनिसिटी की रिक्वायरमेंट कहां पर है? जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो। कहां अप्लाई कर रहे हो? आप आई में अप्लाई कर रहे हो। आई में मतलब लैक्राइमल फ्लूइड में आप अप्लाई कर रहे हो। लैक्राइमल जो आई का फ्लूइड होता है उसको लैक्राइमल फ्लूइड बोलते हैं, और इस लैक्राइमल फ्लूइड का जो टोनोसिटी होगी वो आपके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की टोनोसिटी से मैच करना चाहिए। मतलब ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इक्वल टू लैक्राइमल सीक्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल टू लैक्राइमल सीक्रेशन। तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में कंटेन मेडिकामेंट एज अ सस्पेंशन प्रोवाइड द साइज ऑफ द 90% ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम देखें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में बात करें तो ऑप्थेल्मिक में कई तरह की प्रिपरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन प्रिपरेशन, ठीक है ना, जो ड्रॉप के फॉर्म में भी हो सकती है, सस्पेंशंस, इमल्शंस और ऑप्थेल्मिक। ये कन्वेंशनल बता रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारी होती हैं जो कि नोवल में आती है। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑप्थेल्मिक। तो सॉल्यूशन तो क्या होता है, इसमें ड्रग क्या होती है? एकदम से डिसॉल्व स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है दोस्तों? डिसॉल्व स्टेट में। तो यहां पर पार्टिकल साइज का इंपॉर्टेंस ज्यादा कुछ नहीं है। इमल्शन में भी अगर बात करें तो ड्रग क्या होती है? डिसॉल्व एंड डिस्पर्स स्टेट में रहती है। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में बात करें तो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में ड्रग आइदर सस्पेंशन फॉर्म में और या फिर इमल्सिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। आइदर सस्पेंडेड फॉर्म और इमल्सिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना। तो यहां पर सस्पेंशन में ड्रग इनडिसॉल्व स्टेट में होती है। किसमें? इनडिसॉल्व। और डिस्पर्स स्टेट में रहती है। इनडिसॉल्व एंड डिस्पर्स स्टेट में रहती है ड्रग यहां पर। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम देखें यहां पर, अगर बात करें तो जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल साइज कितना टॉलरेबल है, क्योंकि आई पर कोई भी पार्टिकल जब पहुंचेगा, अप्लाई करेंगे तो क्या कर सकता है? आपका इरिटेशन कॉज करेगा। देखा होगा हमारी आई में कुछ भी चला जाता है, जैसे डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो हमें इरिटेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें लैक्राइमेशन होता है, ब्लिंकिंग होती है, टीयरिंग होती है, सब चीजें होती हैं। तो कुल मिला के बात ये होती है कि आपको कितने साइज तक का सस्पेंशन का पार्टिकल आप टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है ना? तो आप मैक्सिमम 10 माइक्रोन साइज तक का पार्टिकल आप टॉलरेट कर सकते हो। कितना? 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन से ऊपर का, या कह सकते हैं अप टू 10 माइक्रोन तक का पार्टिकल टॉलरेट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं लेस देन 10 माइक्रोन, अगर और पर्टिकुलरली जाए तो लेस देन 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोन से ऊपर का अगर पार्ट साइज का पार्टिकल है तो क्या करेगा? वो इरिटेशन कॉज करेगा, आपको डेफिनेटली हार्म कर सकता है, आई को इचिंग होगी और बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा 7th क्वेश्चन का, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, 10 माइक्रोन। क्या होगा दोस्तों यहां पर? 10 माइक्रोन। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट,
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ स्टेराइल प्रिपरेशन, इनमें से कौन सी स्टेराइल प्रिपरेशन होती है? नेजल ड्रॉप्स, इफरविसेंट ग्रेनुल्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ओटिक प्रिपरेशन। देखिए यदि हम स्टेराइल प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो स्टेराइल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है वो हमें एक लाइन में समझना होगा। ऐसी प्रिपरेशन जो कि फ्री फ्रॉम पायरोजन, प्रिपरेशंस which are free from pyrogens, ऐसी प्रिपरेशन जो पायरोजन से फ्री होती है। प्रिपरेशंस which are free from pyrogens, ऐसी प्रिपरेशन जो पायरोजन फ्री, सॉरी पायरोजन नहीं, माइक्रो प्रिपरेशन which are free from माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी पायरोजन नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पायरोजन नहीं। ऐसी प्रिपरेशन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होती है, सब्सटेंस या प्रिपरेशन विच आर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द स्टेराइल प्रिपरेशन। और पायरोजन से फ्री प्रिपरेशन क्या कहलाती है? आपकी आपकी डीपायरोजेनेटेड प्रिपरेशन कहलाती है। तो स्टेराइल प्रिपरेशन का मतलब यहां पर क्लियर है कि यहां पर आपकी जो प्रिपरेशन है किसी टाइप का वाइबल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी टाइप का वाइबल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वाइबल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, किसी टाइप की लाइफ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। कंप्लीटली रिमूवल और कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द प्रोसेस स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन टेक्निक्स में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि सब्सटेंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाते हैं बाय द थर्मल मेथड, रेडिएशन मेथड, बहुत सारी मेथड रहती है। तो स्टरलाइजेशन एक कंडीशन होती है और इस कंडीशन को लेकर कौन आते हैं, किससे आते हैं? स्टरलाइजेशन टेक्निक। और स्टरलाइजेशन के बाद जो हमें मिलता है वो हमें उसको हम कह सकते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट। तो स्टेराइल प्रोडक्ट जो होते हैं, अगर हम बात करें, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पेरेंटल प्रोडक्ट और दूसरे आपके ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। ये दोनों टाइप की प्रिपरेशन होती है। ये दोनों टाइप की प्रिपरेशन होती है जो कि कैसी होती है? पायरोजन फ्री होती है। कैसी होती है आपकी? सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होती है। सॉरी, क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होती है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि जो पेरेंटल प्रिपरेशन है ये एडिशनली पायरोजन फ्री भी होती है। कैसी होती है? पायरोजन फ्री। कैसी होती है? पायरोजन फ्री। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के केस में ऐसा नहीं कि पायरोजन फ्री हो या ना हो, चल जाए कंपल्सरी, क्योंकि पायरोजन अब्सॉर्ब नहीं होते, इसलिए ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्टेराइल होनी ही चाहिए, लेकिन पायरोजन फ्री हो तो अच्छा है। चलिए, तो यहां पर देखेंगे कौन सी नेजल ड्रॉप्स आप नोज में अप्लाई कर रहे हो, ये स्टेराइल की जरूरत नहीं है। एफरवेसेंट ग्रेनुल्स आप ओरली ले रहे हो, ये भी स्टेराइल की जरूरत नहीं है। ओटिक प्रिपरेशन आई में ले रहे हो, ये भी स्टेराइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये लिविंग टिश्यू के डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगी आपकी प्रिपरेशन, कौन सी? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, क्योंकि आपका आई का जो टिश्यू होता है वो लिविंग टाइप का होता है। और यदि लिविंग टिश्यू के कांटेक्ट में कोई प्रिपरेशन आती है तो वहां पर क्या रखना पड़ेगा? उसको स्टेराइल रखना पड़ेगा। इसलिए अगर हम बात करें स्टेराइल प्रिपरेशंस की तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन कुड बी अचीव्ड बाय, देखिए स्टरलाइजेशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑप्थेल्मिक यूजिंग 1 माइक्रोमीटर फिल्टर, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, incorporating the drug in already sterile vehicle using a 0.22 micron filter। yes, यहां पर क्या करेंगे आप? 0.022 माइक्रोन फिल्टर आप यूज करोगे, या फिर 1 माइक्रोमीटर फिल्टर आप यूज करोगे, या फिर आप रेडिएशन स्टरलाइजेशन यूज करोगे, या फिर आप किसी स्टेराइल वेकर में इनकॉर्पोरेट करके करोगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि स्टरलाइजेशन जो टेक्निक्स होती है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए, आप ऑटोक्लेविंग कर सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो, रेडिएशन कर सकते हो, लेकिन यहां पर बात हो रही है स्मॉल वॉल्यूम। तो स्मॉल वॉल्यूम को हम बड़ी आसानी से फिल्ट्रेशन में, हमारे लिए प्राइमरी चॉइस क्या रहती है ऑप्थेल्मिक के लिए? फिल्ट्रेशन। किस टाइप की?
फिल्ट्रेशन हमारे लिए प्राइमरी चॉइस रहती है। तो यहां पर अगर देखें तो यूजिंग 1 माइक्रोमीटर फिल्टर ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, नॉट मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है, बहुत इफेक्टिव नहीं है। रेडिएशन इंस्टॉलेशन बहुत कॉस्टली होता है, रेयर केस में यूज करते हैं इसको, हम यूज नहीं करते। प्रेफरेंस इसका हम बेसिकली अगर हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल्स के इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं, याद रखिएगा किसके लिए, बायोलॉजिकल्स के इंस्टॉलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये कोई तरीका नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता कि आपको ऑलरेडी स्टाइल व्हीकल में आप फॉर्मुलेशन को बनाओगे, अकेला ये नहीं है, अकेला ये नहीं है इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम देखेंगे इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग इन ऑलरेडी स्ट्रायल व्हीकल, क्योंकि अकेला ड्रग व्हीकल स्ट्रायल नहीं होता, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रायल होनी चाहिए। दूसरे कंपोनेंट्स भी तो यूज कर रहे हैं हम उसमें, दूसरे कंपोनेंट्स भी यूज कर रहे हैं, अकेला 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 ड्रग या व्हीकल यूज नहीं हो रहा, और भी कंपोनेंट होने, ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन स्ट्रायल होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका ये टेक्निक ठीक नहीं है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये आपकी बेस्ट टेक्निक हो सकती है, यूजिंग 0.22 माइक्रोन फिल्टर, ये काफी इफेक्टिव टेक्निक हो सकती है किसके लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट, which ocular drug delivery system is suitable for delivering drug to the posterior segment of eye। देखिए आई में जो ड्रग का डिलीवरी होता है वो कहां पर होता है, किन किन जगह पर होता है। अगर हम देखें आई को, देखें अगर हम यहां पर अगर देखेंगे आई को, तो आपके ऑक्यूलर सरफेस पर आप अप्लाई कर सकते हो टॉपिकली, आप एंटीरियर सेगमेंट में दे सकते हो, एंटीरियर सेगमेंट आपका एक्वा सीमर होता है यहाँ पर एंटीरियर सेगमेंट। फिर उसके बाद लेंस के बाद जो एरिया होता है उसको पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं, इसमें आपका विट्रासीमर होता है, और दूसरी भी चीजें रहती हैं, रेटिना वगैरह। तो इसके लिए आप कहां पर, आई ड्रॉप से तो आप लोकली आई ड्रॉप को कहां पर, केवल यहां पर अप्लाई कर सकते हो, सरफेस पर केवल। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट भी क्या होगा आपका, सरफेस पर ही अप्लाई, ये सरफेस पर, मतलब टॉपिकली हम कह सकते हैं इनको, टॉपिकली, ये भी आपका क्या है, टॉपिकली। इसके बाद देखें ऑप्थेल्मिक जेल्स, ये भी आपका टॉपिकली ही होगा, कैसा होगा, टॉपिकली ही होगा। फिर बचता है ये इंट्रा ऑक्यूलर इंजेक्शन, तो इंजेक्शन की हेल्प से हम डेफिनेटली आप पोस्टीरियर सेगमेंट में ड्रग को पहुंचा पाएंगे, किसके थ्रू, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू। तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रा ऑक्यूलर इंजेक्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब आया विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन शुड बी। तो हमने विस्कोसिटी के रोल देखे कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में विस्कोसिटी का क्या रोल रहता है, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, तो सब में विस्कोसिटी एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां पर हमें एक ऑप्टिमम विस्कोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। वो ऑप्टिमम विस्कोसिटी आपको विस्कोसिटी मॉडिफायर या विस्को बिल्डर या थिकनिंग एजेंट के थ्रू मिल सकती है। इसमें आप मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इस टाइप के सब्सटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। तो आई के लिए जो टॉलरेबल विस्कोसिटी, आई के लिए जो ऑप्टिमम विस्कोसिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है, ऑप्शन ए 10 to 15 सीपीएस, ऑप्शन बी 15 to 25 सीपीएस, ऑप्शन सी 25 to 28 सीपीएस एंड ऑप्शन डी 5 to 10 सीपीएस। तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 to 25 सेंटीपोज। याद रखने वाला क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, 15 to 25 सेंटीपोज। चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement is correct about the ophthalmic products? It should be sterile, product must be isotonic, pH should be maintained at 7.4, or D, all are correct. Okay, it should be sterile, product must be isotonic, pH should be maintained at 7.4, all are correct। तो हमें पता है कि इसकी जो आपकी जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होते हैं इसकी ये आपका मस्ट क्राइटेरिया होता है, स्टेराइल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, पहली चीज।
दूसरा पॉइंट, मस्ट बी आइसोटोनिक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिपरेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपके इलेक्ट्राइमल फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। सो पीएच शुड बी मेंटेन एट 7.4, इलेक्ट्राइमल फ्लूइड की जो पीएच होती है इतनी होती है। तो आइसोहाइड्रिक होना चाहिए। तो ए, बी और सी तीनों करेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑल आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल आर करेक्ट। यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इमल्शन इज लेस इरिटेंट टू द आई? ओ डब्ल्यू इमल्शन, डब्ल्यू ओ इमल्शन, ओ डब्ल्यू ओ इमल्शन, ऑल ऑफ देम। चलिए दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि ऑयल इज मोर इरिटेटिंग देन वाटर, मोर इरिटेटिंग देन वाटर। ऑयल ज्यादा इरिटेशन कॉज करता है वाटर के कंपेरिजन में। तो जिस इमल्शन में ऑयल कंटेंट ज्यादा होगा, वो मोर इरिटेटिंग होगा, और जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा वो लेस इरिटेटिंग होगा। तो यदि हम यहां पर देखें, ऑप्शन ए ओ डब्ल्यू इमल्शन, यहां पर वाटर कंटेंट ज्यादा है, मोर वाटर कंटेंट। फिर डब्ल्यू ओ, यहां पर ऑयल कंटेंट ज्यादा है, ये तो नहीं होगा। ओ डब्ल्यू ओ अच्छा खासा वाटर है, तो ये भी नहीं होगा, और ऑल तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ टीयर इज 7 माइक्रोलीटर, 5 माइक्रोलीटर, 4 माइक्रोलीटर एंड 10 माइक्रोलीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, टीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 7 माइक्रोलीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 माइक्रोलीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ रेजिडेंस टाइम, ऑन द रेजिस्टेंस टाइम ऑफ ड्रग ऑन द ऑक्यूलर साइट। इसको कंप्लीट कर देता हूं, ऑक्यूलर साइट, ब्लिंकिंग, रिफ्लेक्स लैक्राइमेशन, ऑक्यूलर मेटाबॉलिज्म, नेसोलैक्राइमल ड्रेनेज। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये जो मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, ब्लिंकिंग हो, ऑक्यूलर मेटाबॉलिज्म हो, चाहे रिफ्लेक्स लैक्राइमेशन हो, चाहे नेसोलैक्राइमल ड्रेनेज हो, ये सभी की सभी जो मैकेनिज्म होती हैं, ये आपका रेजिडेंस टाइम डिक्रीज कर देती है ड्रग का ऑक्यूलर साइट से। तो यहां पर अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ओनली आर एंड एस, ऑप्शन पी ओनली पी एंड क्यू, ओनली पी क्यू एंड आर, ऑल ऑफ दीज। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सभी के सभी मैकेनिज्म क्या करती हैं, रेजिडेंस टाइम को डिक्रीज कर देती हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो हमने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के डिस्कस किए 2 पार्ट्स में। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस की मदद से आपको अपने एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। कई सारे कंसेप्ट हम लोगों ने नए सीखे, कुछ कंसेप्ट्स जो थे हमारे बिल्डअप हो गए, और कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। तो डेफिनेटली आपको अपना ये टॉपिक है जो आपका ऑप्थेल्मिक टॉपिक है, ये डेफिनेटली पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो ये जो 30 क्वेश्चंस का जो हमारा जो डिस्कशन था वो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।